हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अन्नपूर्णा। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ऑफ क्लास टेंथ की। आज हम इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे। इंग्लिश की बुक में आज हम पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ डस्ट ऑफ स्नो। तो आपका जो यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है उसमें उसमें जो कि पोइट्री सेक्शन से जो भी क्वेश्चन उठते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। जो आपका पोइट्री सेक्शन है उससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें एक होता है सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, या फिर एक होता है आपको उसी चैप्टर का पोयम लिखना पड़ेगा जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। अगर आपके आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे आपको और करके देगा तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। या तो आप, अगर आपको इजी जो भी लग रहा है, सेंट्रल आइडिया इजी लगे तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, और अगर पोयम इजी लगे तो पोयम लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, ये इसका मतलब होता है बर्फ़ की फुहार। ठीक है, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होगा बर्फ़ की फुहार। और इसके जो कंपोज़र हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो ये पोयम लिखा है, जो कि आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड NCERT पैटर्न वाला जो बुक है उसी में दिया है। अबाउट द पोयम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अबाउट द पोएट। पहली बात ये कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें पोएट के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आप जब सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो उसमें केवल आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर जो भी पोएम है उसके पोएट का नेम अगर आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे। और अगर सेंट्रल आइडिया नहीं लिख रहे हैं तो आप केवल टेक्स्ट ही लिखेंगे। 4 लाइन तो 4 लाइन दिया हो तो 4 लाइन लिखेंगे, 8 लाइन दिया हो तो 8 लाइन लिखेंगे। बट इसको पढ़ने से पहले कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो भी हम पढ़ लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अबाउट द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874-1963 was an American poet. He is best known for symbolism and his realistic depiction of rural life in his poetry. He was born on 26 March 1874 at San Francisco in California, USA. He was interested in reading and writing poetry since his school days. He has his first poem, My Butterfly, an Elegy, published in 1894. Some of his well-known poems include The Road Not Taken, Birches, Fire and Ice, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Mending Wall, and Home Burial. He received for Pulitzer Prize for Poetry. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960. He died on 29th January 1963 at Boston in Massachusetts, USA. यानी कि यहाँ पे जो अबाउट द पोएम दिया है वो पोएट के बारे में है। सॉरी, अबाउट द पोएट, ये पोएट के बारे में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में, मतलब 1874 में, जो कि कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। ये स्कूली डेज से ही, मतलब अपने स्कूली डेज से ही इनको राइटिंग और रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मतलब उसमें उनकी रुचि थी। एंड ये कई सारे इन्होंने पोइट्री लिखा है जो कि रूरल लाइफ से जुड़े हुए हैं। इनको पुलित्ज़र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें कई बार गोल्ड मेडल भी मिल चुके हैं। एक गोल्ड मेडल इन्हें 1960 में मिला था।
और इनकी जो मृत्यु हुई है वो है 29 जनवरी 1963। तो ये तो था छोटा मोटा इनका जो भी इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो। ये आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं लिखने के लिए, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ज़्यादातर फोकस किस पे करनी है, तो आपको पोयम लर्न होना चाहिए या फिर सेंट्रल आइडिया लर्न होनी चाहिए। First of all, we read this text. The first stanza is, "The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree." In this stanza, the poet says that he is very depressive mood. मतलब जो पोएट ही वॉज वेरी डिप्रेसिव मूड, क्योंकि जो पोएट हैं वो अपने इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ का कोई भी ऐसा एक पल नहीं है जो कि विदाउट मीनिंगफुल हो। मतलब हर एक पल का कोई ना कोई मीनिंग होता है, मतलब आप कोई भी पल को बेकार नहीं होने दीजिए। सो उसका कहीं ना कहीं आप उपयोग करिए। तो इस पोएम में क्या है, यहाँ दिया है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री मतलब ये एक टाइप का पेड़ है जिसपे छोटे छोटे वाइट कलर के फूल होते हैं। ऐसा पेड़ है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, और उसी के नीचे पोएट बहुत ही उदासीता पूर्ण रूप से बैठा हुआ है, और जो कि एक क्रो है जो क्या कर रहा है, सुक डाउन ऑन मी, यानी कि पोएट कह रहा है कि जो क्रो है वो पेड़ की टहनियों को झकझोर रहा है, एंड क्या कर रहा है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब पेड़ से कुछ द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो है उसको नीचे गिरा रहा है। ठीक है, ये एक क्रो है जो कि हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है, और हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट बैठे हुए हैं। तो वो बहुत ही डिप्रेसिव मूड में है, मतलब बहुत टेंशन में है पोएट, और कुछ चिंतित मुद्रा में बैठे हुए हैं। तब तक क्रो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है। In the second stanza, he has given my heart a change of mood. The poet says that कि जैसे ही वो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरता है, वैसे ही मेरा जो मूड है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्योंकि इसके पहले वो क्या थे, डिप्रेसिव मूड में है, यानी कि टेंशन वाले मूड में है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो गिराया, तब तक उनका मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मतलब वो अपने मनोदशा को समझा के मतलब मनोदशा को चित्रित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे वो मैं समझता था, मतलब राइटर के हिसाब से, पोएट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि मैं समझता था कि मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं उदास हो चुका था। बट जैसे ही जैसे ही स्नो मेरे ऊपर गिरा, तो मेरे माइंड में कुछ चेंजिंग हुई, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे अपना सारा काम हमें र्यूड होकर छोड़ना नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ होप अपने अंदर रखनी चाहिए। सो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने हमें ये बताया है कि कोई भी आपके लाइफ का कोई भी पल बर्बाद मत करिए। कब कौन सा पल आपके लिए अच्छा हो जाए ये कोई नहीं जानता है। सो अबाउट द पोएम, मतलब पोएम के बारे में हम भी ये भी समझ लेते हैं। आपका जो पोएम है बस यही 8 लाइन का है। ये बहुत ही छोटा सा पोएम है, तो आप इसे भी लर्न कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल आइडिया भी लर्न कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया में आपको क्या करना होता है कि इस पोएम में जो भी लिखा है, मतलब जिसके बारे में लिखी गई है, उसको अपने शब्दों में आप सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे, और हाँ, जो कंपोज़र हैं उनका नेम मेंशन करेंगे, और कुछ नहीं होता है। चलिए अबाउट द पोएम देख लेते हैं। द पोएट वाज इन अ डिप्रेसिव मूड फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अ क्रो सेक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। अभी जो मैंने आपको बताया कि पोएट जो हैं, पोएट के ऊपर क्रो ने क्या कर दिया, एक डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, जो कि पहले से ही वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में थे। तब तक उनके ऊपर कौवा पेड़ झकझोर के डस्ट ऑफ स्नो गिराता है। द स्नो चेंज द पोएट्स मूड एंड मेक हिम हैप्पी। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में थे वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मतलब उनका जो माइंड है थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
और क्या होता है, ही हैज़ वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड। वो जिसे लग रहा था उनका पूरा जो दिन है, उस दिन का जो वो डिप्रेसिव जब मूड में थे, तो उनको लग रहा था कि आज का पूरा दिन मेरा वेस्ट जाएगा, मतलब बर्बाद कर रहे थे। बट जैसे ही उनके ऊपर वो गिरता है डस्ट ऑफ स्नो, तो उनका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसे हमें अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू अनटिलिस द रेस्ट ऑफ डे। The poet wants to convey the sometimes certain moment or action which seem simple has a larger significance। और जैसे ही वो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, वो अपना माइंड चेंज करके और फिर अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, जैसे कि राइटिंग करना या फिर ये पोयम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये सबसे कन्वे कर रहे हैं, मतलब उनकी एक विनती है, वो सबसे विनती कर रहे हैं, जो भी पाठक है, जो भी रीडर है, जो भी उनके पोयम को पढ़ रहा है, यानी कि हम लोग, तो उनको वो बताते हैं कि अपने लाइफ का कोई भी एक मोमेंट आप बर्बाद मत होने दीजिए, उसे ख़राब मत समझिए, क्योंकि हर एक पल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। तो ये हमारा है डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। और अगर आपको जब इसकी हिंदी पता है तो आप इससे सेंट्रल आइडिया के रूप में 2-4 लाइन लिख सकते हैं। और मैं एक बार और बता रही हूँ कि आप सेंट्रल आइडिया में चैप्टर का कंपोज़र, मतलब इस पोएम के कंपोज़र का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।